को तैयार, हर समर की हुंकार, करने चले आर पार, यूपी की ललकार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। मनुवाद विरोधी चोले ने जब रंग दिखाने से इनकार कर दिया तो मैडम माया ने सोशल इंजीनियरिंग का रुख किया। मामला फिट बैठा और 2007 में हाथी की सवारी का जो स्वाद मिला वो अविस्मरणीय हो गया। लिहाजा जब लखनऊ में लोकसभा चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा के लिए मैडम माया फिर बैठी तो नॉस्टैल्जिया से बाहर नहीं आ पाई और कह दिया कि साहब नसीमुद्दीन जी मुस्लिम वोट बैंक को दुरुस्त करें, सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मणों को लुभाने की जिम्मेदारी संभालें, बाकी परंपरागत वोट बैंक तो मैं खुद मैनेज कर लूंगी और पाठशाला यहीं पर खत्म हो गई। नारा लगा कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उधर सत्तारूढ़ सपा के सुप्रीमो ने भी एक ऐसी ही पाठशाला आज ही लगाई और नॉस्टैल्जिया का कमाल देखिए कि इन्हें भी 2012 की जीत याद आ गई तो तय हुआ कि साहब लोकसभा चुनाव भी युवाओं के कंधों पर चढ़कर लड़ा जाएगा। नया नारा दिया गया, एक बूथ 100 यूथ। इस तरह फ्रंटल विंग बहाल हो गई और हां, मुलायम सिंह जी ब्राह्मण लॉबी का जो लोभ है वो संवरण नहीं कर पाए। तभी तो ऐन वक्त पर पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की याद भी आने लगी और उन्हें अचानक से आदरणीय और सम्मानीय बताया जाने भी लगा। हथियार पर लगाई धार, किया क्षत्रपों को तैयार, हर समर की हुंकार, करने चले आर पार, यूपी की ललकार। जी हां, तो लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं। तभी तो बीएसपी और एसपी यानी बसपा और सपा दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। दोनों ही पार्टियां अपने मुखिया को 7 रेस कोर्स भेजने का ख्वाब बुन रही हैं और अब ख्वाब से इतर बात दावों तक, ढिंढोरों तक पहुंच गई है। लेकिन जनता क्या सोचती है ये फिलहाल अभी शायद इन दोनों को ही पता नहीं। सफर का इंतजार करने की बजाय सफर में चलते रहने का अपना अलग ही मजा है। देखिए ना, लोकसभा चुनाव 2014 में होंगे या 2013 में, किसी को नहीं मालूम, लेकिन सफर की शुरुआत हो जाए तो लगने लगता है कि मंजिल करीब आती जा रही है। शायद इसीलिए भी कि दिल्ली दरबार से दूरी अब सही नहीं जाती, लिहाजा तैयारियों का सिलसिला चल पड़ा। जी, तैयारियों को रफ्तार मिल जाए, कोई कसर बाकी न रह जाए, इस गरज से यूपी के दोनों धाकड़ राजनेताओं ने राजधानी में पाठशाला लगा दी और नेताओं कार्यकर्ताओं को रणनीतियां समझाने लगे। मैडम माया की पाठशाला, सोशल इंजीनियरिंग का सहारा। 2007 में चमकीली जीत की चमक नजर से हटती नहीं, लिहाजा मैडम माया ने अगले लोकसभा चुनाव को भी उसी रंग ढंग से लड़ने का इरादा तय कर लिया। मुस्लिम वोट बैंक के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आगे कर दिया और ब्राह्मणों को लुभाने की गरज से सतीश चंद्र मिश्रा आगे आ गए। दलित वोट बैंक पर अपनी मिल्कियत के भरोसे ने इतना विश्वास तो दिया ही है बहन जी को। विधायक, पूर्व सांसद, एमएलसी, राज्यसभा सदस्य और भाईचारा कमेटी सारे लोगों को बहन जी ने बुलाया था और जो नया निर्देश था संगठन को नए ढंग से बनाने के लिए उसको आदरणीय बहन मायावती जी ने दिया है और हमें पूरी ताकत के साथ जो भी टिकट फाइनल हुए उनको जिताने के लिए आज से ही रातों दिन लग जाना है। मुलायम की पाठशाला, एक बूथ 100 यूथ। जिस वक्त मायावती अपनी रणनीतियों को आखिरी टच दे रही थी, ठीक उसी वक्त सपा कार्यालय में भी मजमा लगा था। मकसद यहाँ भी वही था, लेकिन तरीका अलग। तभी तो युवाओं की ताकत की समझ रखने वाले नेताजी ने फ्रंटल विंग को बहाल कर दिया। नारा दिया, एक बूथ 100 यूथ। शिकायतें सुनी, सलाह सुने और कह दिया, जाओ दिल्ली फतह की तैयारी शुरू करो। युवा संगठनों की जो कमेटियां भंग थी
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उन सभी संगठनों को जो भंग कर दिए गए थे पुनर्जीवित किया है और बहाल किया है। नेताजी ने भी कहा है चुनाव के लिए तैयार रहो, और नौजवानों ने कहा है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और सारे नौजवानों की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के संगठनों को बहाल किया है। माया और मुलायम दोनों ही 7 रेस कोर्स की रेस में हैं और रेस का उसूल है कि लक्ष्य से नजर हटनी नहीं चाहिए। ये बात दोनों को पता है, लेकिन इस तरकीब की आजमाइश के लिए थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। अमितेश श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। उधर सपा महासचिव नरेश अग्रवाल ने इस बात के संकेत दिए हैं लोकसभा चुनाव 2014 के बजाय 2013 में हो सकते हैं, जिसे लेकर सपा पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी की लखनऊ बैठक के बाद एक नया नारा सामने आया है कि एक बूथ पर 100 यूथ होने चाहिए, एक बूथ 100 यूथ। हमारे साथ सपा महासचिव नरेश अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, नेताजी ने नारा दिया है कि एक बूथ पर 100 यूथ हो तो हम 2014 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको लगता है युवाओं के सहारे चुनाव में जाना बेहतर कदम होगा और पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, कोई नया नारा नहीं है। अभी विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब भी पार्टी ने ये संकल्प लेके कि एक बूथ पे 100 यूथ, ये बड़ा पुराना हम लोगों समाजवादियों का नारा है। तो हमने उस नारे को लेकर अपने को आगे बढ़ाया और मेरा मानना है कि नौजवानों की भूमिका आज के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होती। जो नौजवानों का महत्व न समझे वो पार्टी बहुत लंबी चलेगी नहीं। तो इस नारे के साथ हम पार्लियामेंट में उतारने जा रहे हैं और चूंकि लोकसभा के चुनाव 2014 में की जगह 2013 में हो जाएंगे, जो परिस्थितियां बन रही है, तो हम पूरी तैयारी के साथ अपने जुटे हुए हैं और भारी सफलता दिखाएंगे। आप विधानसभा चुनाव में भी यूथ की टक्कर थी। एक तरफ राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, अखिलेश यादव प्रचार कर रहे थे, टैबलेट की बात आई थी, लैपटॉप की बात आई थी, लैपटॉप बांट भी दिए गए। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था विधानसभा चुनाव का, यूथ विंग को प्रमोट करके वही एक्सपेरिमेंट को आगे अमली जामा पहनाया जाएगा 2014 में? देखिए, तब भी उत्तर प्रदेश के यूथ ने, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यूथ का नेता माना, कांग्रेस के युवराज को नहीं माना। और कोई परिस्थितियां बहुत बदली नहीं है, आज भी वैसी ही परिस्थितियां हैं। तो जान लीजिए, पार्लियामेंट के चुनाव में भी नौजवान अखिलेश यादव के साथ रहेगा। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ा। कैमरामैन अभिजीत के साथ राहुल डबास, समाचार प्लस के लिए। बैठक के बाद सपा नेताओं के चेहरे खिले खिले नजर आए। जी के और मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश हुआ है कि हम लोग लोकसभा के 2014 के चुनाव में पूरी तरह से जुड़ जाए और हमारा जो युवा फ्रंटल संगठन था, नेताजी ने उसको भी बहाल कर दिया है। जैसा कि माननीय नेताजी ने बताया कि कुछ लोगों की शिकायतों की वजह से पूरे फ्रंटल संगठन को भंग कर दिया गया, उसको तत्काल सभा में उन्होंने जो है उसको बहाल कर दिया है। और ये भी निर्देश दिया कि 23 तारीख को हम लोग आज 23 तारीख के कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव साहब और हमारे नेताजी ने आगामी आने वाले आम चुनाव के बारे में हमें तैयार होने के लिए कहा गया है। हमें बूथ से लेके और गांव तक और गांव से लेके शहर तक हर बूथ पे अपनी पार्टी को, प्रत्याशियों को जिताना है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ हैं। इसके अलावा रविदास मेहरोत्रा साहब, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और विजय बहादुर पाठक साहब हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे। पाठक जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे, नमस्कार। आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। भाई साहब, अवसर तो हमेशा देना चाहते हैं। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें बीजेपी के लोग आते ही नहीं, अवसर लेना ही नहीं चाहते। जैसे देखिए, आज बसपा के लोग नहीं आए, आज बसपा के लोग नहीं आए। मुझे लगता है बसपा में सिर्फ बहन जी ही बोले तो ठीक, कोई इसके अलावा अगर बोल दे तो फिर खैर नहीं उसकी। किसी और को बोलने का अधिकार वहां नहीं है। नहीं, और मुझे पता क्या लगता है, मुझे एक दिन मैं सोच रहा हूं रविदास जी, विजय भाई, कि मैं एक दिन स्टूडियोज में आपके बाजू में एक खाली कुर्सी रखूं, उसके ऊपर लिखूं बीएसपी नीले रंग से जी, और मायावती जी से लेके और एक छोटे छोटे पार्षद तक हर किसी को एसएमएस करूं और फोन करूं ताकि रिकॉर्ड रहे मेरे पास। ये लोग जो कहते हैं ना कि आप हमारी प्रतिक्रिया नहीं लेते, हमारे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाते हैं बसपा वाले, और फिर मैं रात के 8 बजे जब कोई बसपा का नेता ना आए तो मैं वहां पे लिखूं बसपा भागी,
या बसपा नहीं आई, या बसपा अनुपस्थित, तब शायद इन लोगों को थोड़ा सा शर्म आए, तब शायद इन लोगों को ये लगे कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जितना अधिकार आपका है, बराए मेहरबानी मैं कह रहा हूं कि आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि आप लोकतंत्र में हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन रखते हैं, जैसा आप दावा करते हैं, तो आपको जनता जो सबसे ऊपर है उनके सवालों का सामना करना भी होगा। विजय बहादुर जी, ये अपने आप में बहुत 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 दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसमें बसपा के कोई आदमी हमारे साथ नहीं। ये बहुत चिंतनीय है अमिताभ अग्निहोत्री जी। ये आज का प्रसंग नहीं है। जब मायावती जी कमांडर नहीं थी, हाँ। एक छोटी, बहुत छोटी भूमिका में थी, हाँ। तो मैंने एक बार हुमायूं रोड C1/11 जो इनका मकान था, वहां बैठकर काशीराम जी से कहा, मैंने कहा भाई आपके जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये लोग मौन क्यों रहते हैं? तो वो हंसे, जैसे उनकी शैली थी, बोले इनसे पूछो। तब तक दुर्भाग्य से 2 सांसद आ भी गए, अब वो बैठे नहीं, हम बैठे और काशीराम जी बैठे और वो खड़े। मैंने कहा इनको बैठने के लिए तो कहो, तो उनका भाई बैठो, बोले नहीं साहब हम ठीक है। तो उनका उत्तर मिल गया ना। मैंने तो कह दिया, आपने कहा तो मैंने कह दिया बैठो, ये लोग बैठने नहीं चाहते। वो ऐसा मतलब एक माहौल बना देते हैं। वो रहस्य लोक है बीएसपी का, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, नहीं। और जिन जिन लोगों ने उस रहस्य लोक की लक्ष्मण रेखा लांगी, मैं 10 नाम गिना दूंगा, वो तत्काल प्रभाव से शहीद हो गए, तत्काल प्रभाव से। हाँ, बिना मुआवजे के शहीद हो गए, बिना मुआवजे के। मैं 10 नाम गिना दूं, बड़े बड़े प्रतापी गए जिन्होंने कहा मैं बसपा को बदल दूंगा, 24 घंटे में वापस लौटा। मैंने क्या हुआ, एक छोटी सी बात कह दूं फिर चर्चा शुरू हो। दोनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं, जानते होंगे। एक चरण सिंह जी के बहुत करीबी रहे चौधरी नरेंद्र सिंह, मंत्री रहे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह की सरकार में भी रहे और पहले भी बिजली मंत्री रहे, भले नेता। जो परमानेंट गेस्ट हैं कुशवाहा साहब, वो उन्हीं के साथ थे जब जन बसपा थी। हाँ, परमानेंट गेस्ट। एक बार काशीराम जी को, वो किसी समाचार एजेंसी के परमानेंट गेस्ट हो गए। एक बार इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा रविदास भाई, ये व्यवस्था बना दी सुनिश्चित करने के लिए कि दल अपने चुनाव कराएंगे समयबद्ध ढंग पर और चुने हुए प्रतिनिधियों की सूची भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को। तो बसपा में पहली बार चुनाव तो नहीं हुआ, सूची बनी, अन्यथा तो सूची भी नहीं बनती थी कभी। मेरा काशीराम जी से 20-22 बरस का रिश्ता रहा, कभी सूची ऊंची का लिखत पढ़त में कोई यकीन ज्यादा रहा नहीं, अपने काम से काम रखने वाली पार्टी रही। वो नरेंद्र सिंह जी उसके बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार, जैसे अहमद भाई हैं आजकल सोनिया जी के। ये पहुंचे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, जिन्होंने दिल्ली पे बसपा का ऑफिस देखा है, वहां इन्होंने काशीराम जी के सहायक से कहा कि भाई यहाँ ये निर्माण बदलवाओ, ऐसा करवाओ और एक ऑफिस निकलवाओ, ये सब बातें हुई। उसने कहा जी साहब ठीक है साहब, और उसने वो सारी बातें काशीराम जी को कन्वे की कि भाई वो आए थे और ऐसा कह रहे थे। काशीराम जी ने मालूम क्या कहा उनको फोन करके, जैसे उनकी शैली थी, बहुत धीमे बोलते थे लेकिन बहुत मारक बोलते थे, जिसने उनको झेला फिर मुलायम सिंह जी से बेहतर कौन बताएगा ये बात। तो नहीं, मुझे याद है मैं इन दोनों से मिलता था, तब दोनों की पीड़ा जानता हूं। मुलायम सिंह जी की भी पीड़ा उन्होंने शेयर की मुझसे, जिस वक्त समर्थन दे रहे थे काशीराम जी। और काशीराम जी भी मुझे बताते थे कि मैं गया और मैंने ये कह दिया कि 7 दिन के अंदर ये 7 काम करके बताओ और नहीं तो जाओ, ये टोन होती थी। खैर, उन्होंने नरेंद्र सिंह जी से कहा कि नरेंद्र सिंह आप पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, तो आपका काम हुआ सोचना, एडवाइस देंगे तभी आप सोचेंगे। तो देश भर घूमो और सोचो, और जहां कुछ सोच लो उसी स्टेशन से एक पोस्ट कार्ड लिख के मुझे डाल दो, दफ्तर की क्या जरूरत। ये है बसपा का मूल डीएनए, इसको समझना होगा। अच्छा है बुरा है बसपा जाने, लेकिन डीएनए